1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली के हाथों पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की करारी हार हुई, जिसके परिणाम स्वरूप उनको काफ़ी मान हानि हुई। परंतु थोड़े समय में ही मराठों ने अपनी खोई हुई शक्ति और गौरव को फिर से प्राप्त कर लिया। 1771 ईस्वी में वे फिर दिल्ली पर चढ़ आए और उन्होंने अपने मुगल सम्राट को फिर से अपने मुट्ठी में कर लिया। परंतु शीघ्र ही उन्हें अंग्रेजों से उलझना पड़ा। लॉर्ड वेलेस्ली के समय उन्हें फिर पराजय का मुंह देखना पड़ा और अंत में लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय उनके साम्राज्य का बहुत सा भाग अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। इस प्रकार महान मराठा साम्राज्य का पतन हुआ। तो आइए दोस्तों जानते हैं मराठों के पतन के कारणों के बारे में। मराठा संघ के विभिन्न सदस्यों में आपसी द्वेष। मराठा संघ के विभिन्न सदस्य जैसे पेशवा, होलकर, भोंसले, सिंधिया और गायकवाड़ आदि आपस में उलझ पड़े। इसलिए उन्होंने बहुत सी शक्ति और साधन वैसे ही खो दिए जो वे अपने शत्रुओं के विरुद्ध प्रयुक्त कर सकते थे। आपस में ईर्ष्या द्वेष रखने वाले झगड़ने वाले मराठा सरदार अंग्रेजों की संगठित शक्ति का कब तक मुकाबला कर सकते थे। अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय पर अपना प्रभाव जमाने के उद्देश्य से सिंधिया और होलकर में संघर्ष चल पड़ा। इसके कारण ही अंग्रेजों को मराठा राजनीति में दखल देने का अवसर मिल गया। इसी आपसी मतभेद और ईर्ष्या के कारण ही दूसरे मराठा युद्ध में सिंधिया और भोंसले के आमंत्रित करने पर भी होलकर ने उनका साथ न दिया और जानबूझकर वह अलग रहकर तमाशा देखता रहा। शायद अगले ही वर्ष उन्हें अपने किए का फल मिल गया। लूट मार की नीति। अपने व्यय को पूरा करने के उद्देश्य से मराठों को अधिकतर आक्रमण और लूटमार की नीति पर चलना पड़ा, किंतु ऐसी नीति से वे अपने और अपने सरकार के लिए आदर और सम्मान प्राप्त नहीं कर सके। जनसाधारण ने उनसे घृणा करनी प्रारंभ कर दी, इसलिए अधिकृत प्रदेशों में उनकी जड़ें पूर्णतया न जम सकी। डॉक्टर श्रीवास्तव के अनुसार सार्वजनिक सहानुभूति और सहायता भी सुरक्षा की दूसरी पंक्ति बन जाती है। इस दृष्टि से जनता की दुर्भावना भी मराठा विनाश का एक अनिवार्य कारण कहा जा सकता है। किसी केंद्रीय शक्ति का अभाव। पेशवाओं के अधीन, विशेषकर उत्तरकालीन पेशवाओं के अधीन कोई भी ऐसी संगठित केंद्रीय शक्ति न रही जो सभी मराठा सरदारों के हितों के लिए मिलकर कार्य करने के लिए बाध्य कर सकती। मराठा संघ वास्तव में न कोई राज्य था और न ही कोई संघ। वह तो कुछ मराठों का ढीला ढाला संगठन था जो कभी कभी तो मिलकर कार्य कर लेता था, परंतु वह किसी भी क्षण आपसी स्वार्थों के टकराव से विघटित भी हो जाता। केंद्रीय शक्ति का अभाव मराठों के लिए बहुत महंगा पड़ा और यह उनके पतन का एक प्रमुख कारण सिद्ध हुआ। पानीपत का विनाश। 1761 ईस्वी से पहले मराठों का यश सब ओर फैला हुआ था, यहाँ तक कि मुगल सम्राट भी उनके मुट्ठी में था। केसरिया झंडा अटक के किले पर फहराने लगा था। इससे हिंदू साम्राज्य को एक मरणांतक चोट तब पहुंची जब 1761 ईस्वी में अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली से उन्हें पानीपत की तीसरी लड़ाई में एक करारी हार मिली। इस पराजय से एक और मराठों का सारा सम्मान मिट्टी में मिल गया और उनके खोखलेपन का सबको पता चल गया। दूसरी तरफ मराठों और मुसलमानों ने आपस में लड़कर अपने आप को इतना कमज़ोर कर लिया कि तीसरी शक्ति अर्थात अंग्रेज़ों के उत्थान के लिए मार्ग खुल गया। राष्ट्रीयता के आदर्श का परित्याग। शिवाजी ने हिंदू पदशाही या पादशाही या हिंदू राज्य स्थापित करने के लिए अपना जीवन व्यतीत किया था, परंतु उसके बाद बहुत से मराठा सरदारों, विशेषकर इंदौर के होलकर ने साम्राज्यवाद के नशे में हिंदू राज्य की स्थापना के इस आदर्श को भुला दिया और राजपूतों तथा जाटों पर आक्रमण करने प्रारंभ कर दिए। पानीपत की सोच से भी उन्हें यह समझ नहीं आई कि अपने सजातीय राज्यों पर आक्रमण नहीं करने चाहिए। इस नीति का यह परिणाम हुआ कि अन्य हिंदू राज्य मराठाओं के शत्रु हो गई और राष्ट्रीय संकट के समय भी वे मराठों को सहयोग देने के लिए आगे नहीं आए।
अंग्रेजों का भौगोलिक ज्ञान। मराठों को उत्तरी भारत का समुचित भौगोलिक ज्ञान नहीं था। इसके विपरीत अंग्रेजों ने भारत की भौगोलिक परिस्थितियों का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। इस भौगोलिक ज्ञान के बल पर अंग्रेजों ने मराठों के विरुद्ध सैनिक अभियान किए और उनमें सफलता प्राप्त की। उन्होंने अपने अभियानों के अंतर्गत ऐसे स्थान चुने जहाँ उन्हें पर्याप्त मात्रा में युद्ध सामग्री प्राप्त हो सकती थी, परंतु भौगोलिक ज्ञान के अभाव में मराठों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तोप खाने के लिए विदेशियों पर निर्भर रहना। मराठों ने सेना के महत्वपूर्ण अंग अर्थात तोप खाने की बिल्कुल अवहेलना कर दी। परिणाम स्वरूप वे अंग्रेजों का मुकाबला न कर सके, जिनके पास भारी तोप खाना तथा उसको चलाने के लिए अत्यंत प्रशिक्षित व्यक्ति थे। अच्छे से अच्छे मराठा सैनिक भी तोपों के सामने ठहर नहीं सकते थे। जब मराठों ने तोपखाना रखने का प्रयत्न भी किया तो भी उन्हें बंदूकों, तोपों, बारूद और यहाँ तक कि उनके चलाने के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों के लिए विदेशियों पर निर्भर रहना पड़ा, जो एक अच्छी बात नहीं थी। उन्होंने तोपों बनाने का भी प्रयत्न नहीं किया। इस विषय में सरदेसाई लिखते हैं, पर यह बात समझ में नहीं आती है कि महादजी और नाना फडणवीस जैसे मराठा प्रशासकों ने युद्ध की इस प्रधान शाखा में अपनी निजी आदमियों को प्रशिक्षित क्यों नहीं किया। एक अन्य स्थान पर फिर उन्होंने लिखा, पेशवाओं को अनेक अवसरों पर पश्चिमी जातियों के पास से गोला बारूद और तोपें मंगानी पड़ी और अनेक बार इन चीज़ों के अभाव में लड़ाइयाँ तक हार गई। इस दिशा में आवश्यक प्रशिक्षण और सामग्री सरलता से प्राप्त की जा सकती थी, परंतु फिर भी उन्हें यह बात न सूझी कि आखिर ये चीज़ें बनाई कैसे जाती है और उनका उत्पादन यहाँ क्यों नहीं किया जा सकता है। बड़े बड़े मराठों की असामयिक मृत्यु। मराठों के पतन का अंतिम और एक महत्वपूर्ण कारण यह भी था कि अंग्रेजों और मराठों के मध्य जब वास्तविक युद्ध प्रारंभ हुआ, उससे पहले ही बड़े बड़े मराठा सरदार इस संसार से चल बसे थे और उनके उत्तराधिकारी बड़े निकम्मे, स्वार्थी और अयोग्य सिद्ध हुए। 18वीं शताब्दी के अंतिम 11 वर्षों में मराठा राज्य के अधिकांश अनुभवी और योग्य व्यक्ति मृत्यु का शिकार हुए। यह मराठों का दुर्भाग्य था। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको ये जानकारी कैसी लगी।